आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद पहुंचे ब्राजील। रियो डी जेनेरियो में G20 सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र और झारखंड में आज शाम थम जाएंगी इंतखाबी मुहिम। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों समेत 4 रियासतों की 15 सीटों के लिए भी इंतखाबी मुहिम आज होगी खत्म। दिल्ली NCR में आज सुबह 8 बजे से ग्रेड 4 पाबंदियां नाफिज। 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर तमाम क्लासेस ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट आज आलूदगी केस की करेगी समाअत। बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार्क करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की दी इजाजत। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर किया बड़ा हमला। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल लाइनअप का फैसला। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से और चीन का मुकाबला मलेशिया से। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए हैं। पीएम मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। ब्राजील के 2 रोजा दौरे पर पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे और इस सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म मोदी मुख्तलिफ आलमी मसाइल पर भारत का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की कई लीडरों से मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरियो में होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। होटल के बाहर मौजूद भारतीय बिरादरी के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और वैदिक नारों के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया गया। विश्व विद्या संस्थान से वाबस्ता लोगों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया और वहां की भारतीय कम्युनिटी पीएम मोदी के दौरा ब्राजील से काफी पुरजोश नजर आई। पीएम मोदी की आमद पर भारतीय कम्युनिटी की खवातीन ने गरबा डांस किया। और G20 सरबराह इजलास गुज़िश्ता साल भारत में होने के बाद अब इस साल ब्राजील में मुनक़िद होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त ब्राजील पहुंच चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बार ब्राजील भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है। अपने क़याम के बाद ये पहला मौका है कि जब G20 ग्रुप की सदारत 4 उभरती हुई मईशतों ने की और इस साल भी ऐसा होने जा रहा है। यानी कि 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और इस साल ब्राजील और 2025 में जनूबी अफ्रीका। अब जब बात आती है कि कैसे ब्राजील भारत के तय करदा एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है, तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला एजेंडा खुराक की हिफाजत और भूख का खात्मा है। भारत और ब्राजील दोनों ने G20 में अपने एजेंडे सेटिंग के जरिए उभरती हुई मंडियों और तरक्की पजीर मईशतों की जरूरियात को उजागर करने की कोशिश की है। G20 की सदारत के तहत भारत ने आलमी रहनुमाओं को ज़राई तहकीक, खातों तक रसाई, सलाहियत साजी और मार्केट की शफाफियत पर ताउन करने पर आमादा किया ताकि कमजोर आबादियों में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फरोग़ दिया जा सके। अब ब्राजील ने G20 के सरबराह की हैसियत से इस सरबराह इजलास में भूख और गुर्बत के खिलाफ आलमी इत्तेहाद शुरू करने के अपने इरादे का ऐलान किया है। दूसरा एजेंडा मौसमियात और मौसमियाती मालियात है। आबो हवा और मौसमियाती मालियात पर ब्राजील की G20 सदारत भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका का ये सैरुखी G20 सदारत ग्लोबल साउथ की तरक्की और आबो हवा की माली इमदाद की तरजीहात पर जोर देगा। तीसरा एजेंडा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत और ब्राजील की G20 सदारतों के दरमियान तसलसल का एक और शोबा डिजिटल नेटवर्क के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी है। भारत और ब्राजील दोनों खुद को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आलमी मार्केट लीडरों के तौर पर पोजीशन में रखते हैं और अपनी डिजिटल अदायगी और शिनाख्ती मॉडल्स को बाकी दुनिया को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
चौथा एजेंडा बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं। G20 की अपनी सदारत के दौरान भारत ने नई दिल्ली एलामिया के जरिए बैनुल-अक़वामी कसीर जहती इदारों में इस्लाहात का मुतालबा किया। नई दिल्ली एलामिया को आगे बढ़ाते हुए ब्राजील ने बैनुल-अक़वामी कसीर जहती इदारों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाहात पर जोर देने की बात की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आलमी मफादात से मुतालिक इन अहम एजेंडे को तमाम G20 मुमालिक की हिमायत हासिल होगी और हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। अजय मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और G20 सरबराह इजलास आज और कल ब्राजील में मुनक़िद हो रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वहां कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ब्राजील के शहर रियो में गांधी स्क्वायर पर महात्मा गांधी का मुजस्मा है, जहां लोग गांधी जी के ख्यालात को जानने और समझने के लिए जाते हैं। हमारे साथी असीम मिश्रा ने इस जगह का जायजा लिया और कुछ भारतीय निजात लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं DD न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। मैं रियो डी जेनेरियो में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांधी जी की मूर्ति स्टैच्यू है। यहाँ पे गांधी स्क्वायर इसे कहा जाता है और यहाँ पे जो लोग गांधीयन फिलॉसफी को, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो जरूर यहाँ पे आते हैं। इस वक्त जबकि ब्राजील G20 को होस्ट कर रहा है, बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिस पर की डिस्कशंस हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। उसमें एक मुद्दा हिंसा को लेकर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि अब हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। जब हम इस वक्त यहाँ टहल रहे थे, घूम रहे थे, हमें कुछ भारतवंशी कुछ लोग मिल गए और हम चाहेंगे कि उनसे हम बात करें। वस्तुतः जो ब्राजीलियन है वो भारतीयों के प्रति उनकी बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति है। वो भारत देश और गांधी के विचारों को बहुत समर्थन करते हैं। वो भारत को एक मित्र देश के रूप में देखते हैं और वो समझते हैं कि जो अहिंसा का सिद्धांत भारत ने दिया है या हमारे अभिमाननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो दे रहे हैं, वो उसको बहुत ही समर्थन करते हैं। कैसे देखते हैं आप गांधीयन फिलॉसफी को, गांधी के विचारों को ब्राजील में? The Brazilians, they like the Gandhian philosophy very much, and this country, the Indians are very well respected, and if you meet a Brazilian, if they know that I am from India, they respect us. They say that it's a country of Mahatma Gandhi, country of yoga, country of old philosophy. मेरे विचार से दक्षिण अफ्रीका के बाद ब्राजील ऐसा देश है जहाँ पे गांधी जी के सिद्धांत और विचार बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहाँ का एक राज्य है बाहिया करके, वहाँ पे फिलोस जी गांधी, मतलब गांधी के बेटे नाम करके एक बहुत बड़ा सांबा का ग्रुप है और लाखों लोग कार्निवल में गांधी जी की तरह ड्रेस पहनते हैं और गाने गाते हैं और वो बहुत मशहूर है यहाँ पे। तो ये कुछ रिएक्शंस आपने देखा। 7 समंदर पार, भारत कहाँ और सोचिए ब्राजील, और उसका भी रियो डी जेनेरियो, बहुत दूर, लेकिन गांधी के विचार जितने प्रासंगिक भारत में हैं उतने ही प्रासंगिक, उतने रिलेवेंट 7 समंदर पार ब्राजील में भी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं, उनकी फिलॉसफी पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कैमरामैन लोकनाथ के साथ असीम मिश्रा, DD न्यूज़, रियो। और अपने 3 मुल्की दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ब्राजील से पहले नाइजीरिया पहुंचे थे। यहां भारतीय और नाइजीरिया के दरमियान दोस्ती में एक और कड़ी शामिल हो गई है और वो है दोस्ताना क्लब, जिसके मद्दा खुद PM मोदी हैं। आइए देखते हैं अबुजा से हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मैं ये फिल्मी गाना आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत और नाइजीरिया की दोस्ती की, और मेरे साथ है दोस्ताना क्लब जो कानों से आया है और वजीर और उनके साथी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को एक वीडियो मैसेज भेजा था हिंदी में, जिसको प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया और आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने स्टेज से उनका जिक्र भी किया। किस तरह के इमोशंस थे जब आपने उनको रूबरू देखा और प्रधानमंत्री जब स्टेज से बोल रहे थे आपके बारे में? मतलब अद्भुत है, हम तो बयान नहीं कर सकते कि हमको कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको यकीन नहीं हो रहा है कि अरे ये हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी है और हमारा नाम जिक्र कर रहा है स्टेज के ऊपर। मतलब अद्भुत है सच में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सालिस। सालिस, ये बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की, कैसे आपने वीडियो मैसेज तैयार किया और आइडिया कहाँ से आया? बात तो है कि जब यानी कि उनका हमारे देश में आने का खबर मिली है तो हमें तो सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ मैसेज में लिखें, तो हमने उनके लिए मैसेज लिखा है और हमें वीडियो बनाया है
और एम्बेसी ने हमारा वीडियो को यानी कि उनकी पेज में डाला है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी देखकर तो ट्वीट किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कि अब तो आप पूरे भारत में आपके भी फैंस हो गए लोग, प्रधानमंत्री ने आपके ट्वीट को रीट्वीट किया। हिंदी से आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत कैसे हुई? थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन फिल्मों से शुरू हुई, फिर बाद में जब यूट्यूब आया तो हमने सीखना शुरू किया। फिर बाद में यहाँ के जो हाई कमीशन है, जब उन्होंने हमको देखा है कि हम मतलब हिंदी से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर उन्होंने हमको इंडिया तक भेज दिया हिंदी सीखने के लिए। इंडिया में एक संस्थान है वहाँ आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान, वहाँ लोग जाते हैं हिंदी सीखने के लिए 9 महीनों के लिए। हम भी वहाँ जाकर हिंदी सीख के और वापस आ गए। जो ये क्लब बना इसके पीछे इंडियन हाई कमीशन का बहुत बड़ा हाथ है, और मेरे साथ है कानो के प्रेसिडेंट ICA के। आइए हमसे बात करें। रेड्डी साहब, कैसे आप लोग इनको चुनते हैं? ये लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है और ये लोग अपना आप इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं हमारे को हिंदी सीखना है करके। हम कानून में ये लोगों के लिए वीकली एक उधर एक जगह है कम्युनिटी का, उधर जाके ये लोग आते हैं, अपना सूर्य नमस्कार करते हैं और अपना कल्चर ये लोगों को बहुत पसंद है। और ये लोग या सब्जी मंडी में हम लोग गए तो बाबूजी भिंडी चाहिए, ये चाहिए, हिंदी में सब कुछ बात करते हैं। ये देख के हमारे को बहुत खुशी होता है। अच्छा वजीर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब इन्होंने बात की कि भाई हिंदी को आप बहुत पसंद करते हैं, सूर्य नमस्कार की इन्होंने बात की, तो योगा में भी आपका इंटरेस्ट है? जी हाँ, बहुत रुचि है योगा में। हम हर हफ्ते, जैसे उन्होंने कहा कि हम हफ्ते जाकर योगा करते हैं, सूर्य नमाज करते हैं, और एक शाखा है हमारा जहाँ हम मतलब कुछ ना कुछ सीखते हैं, और आखिर हम तो कुछ खेलते भी हैं, सीखते भी हैं और योगा भी करते हैं साथ में। आप प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलेंगे आप? हाँ, जिस तरह उन्होंने हमारा वीडियो भेज दिया और हमको इतना वायरल बनाया, तो हमारा भी एक आखिरी संदेश है कि 18 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश आते हैं, मतलब आए हैं एक बार, तो हम ये चाहते हैं कि आप बार बार आते रहिए और हमारे बीच में जो रिश्ता है, जो दोस्ताना है, जो रिश्ते हैं और जो अर्थव्यवस्था है और मजबूत होंगे। यही हमारा मैसेज। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आप एक बार आते रहिए। जी आइए और बार बार आइए। जी हाँ, ये संदेश है दोस्ताना क्लब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और क्यों ना हो, उनके आने से अगर दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते हैं और नई ऊंचाइयों को छूते हैं, तो उनका आना क्यों ना हो, वो भी बार बार। कैमरामैन नूर मुकुट शर्मा के साथ अबुजा से मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं, जहां महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। बुध को एक ही मरहले में महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इंतखाबी हंगामा आराई, बहस व मुबाहिसा और इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौर भी अपने उरूज पर है। महाराष्ट्र में बड़ी जंग महाविकास आघाड़ी और महायुति के दरमियान है। MVA में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ग्रुप और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद ग्रुप शामिल हैं, जबकि महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत ग्रुप शामिल हैं। बीजेपी महायुति की जानिब से 143 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, NCP 59 सीटों पर और दीगर इत्तेहादी 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। MVA ने कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना 95 पर और NCP 86 सीटों पर मुकाबले में हैं। दीगर इत्तेहादी 6 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 20 तारीख को वोट डालने के बाद इंतखाबी नताइज 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र की नांदेड़ पार्लिमानी सीट और 4 रियासतों की 15 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम आज शाम बंद हो जाएगी और इसमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कानपुर में सीसामऊ, प्रयागराज में फूलपुर, मैनपुरी में करहल, मिर्जापुर में मजवा, अंबेडकर नगर में कटहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ में खैर, मुरादाबाद की कुंदुरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर शामिल हैं। पंजाब की 4 नशिस्तों में बरनाला, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और गिड्डे बाहा शामिल हैं
और इसके साथ ही केरल के पलक्कड़ और उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम भी आज खत्म हो जाएगी। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। झारखंड में बुध को दूसरे मरहले की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। तमाम जमातें इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी मरहला खत्म होने से पहले अपने पैगाम अवाम तक पहुंचाने की पूरी ताकत से कोशिश कर रही हैं। यहां 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और इनमें से 28 सीटों पर एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान सीधा मुकाबला है, जबकि 10 नशिस्तें ऐसी हैं कि जहां सह फरीकी मुकाबला है। इस मरहले में जिन लीडरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है उनमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अमर बाउरी, सीता सोरेन, सुदेश महतो जैसे बड़े लीडर शामिल हैं। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को नताइज का ऐलान होगा। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में रियासत के 11 अजला की 38 सीटों पर इंतखाबी मुहिम आज शाम रुक जाएगी। इन सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रियासत में आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तैयारियों और बूथों से मुताल्लिक मालूमात शेयर की हैं। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाए जा रहे हैं। वुमन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी हैं, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी में। यूथ मैनेज्ड 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। जामताड़ा असेंबली हलका जो हाल ही में साइबर क्राइम की वजह से खबरों में रहा है, झारखंड की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां से ढूसम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हमारे नामानिगार राजेश राज ने सीता सोरेन से बात की है। गुरुजी, शिबू सोरेन की बड़ी बहू और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रही हैं और उनके खिलाफ इरफान अंसारी जो फुरकान अंसारी के बेटे हैं वो चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ सीता सोरेन एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। सीता जी, कैसा चल रहा है आपका प्रचार? मेरा तो कैंपेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमको सब तो बाय नेम से सब जानते ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे समुदाय की या फिर सभी समुदाय के लोग हमको फेस टू फेस कभी देखे नहीं थे, इसीलिए सभी जनताओं का यही अपील हो रहा है मेरे सामने कि उनके नजदीक हम जाए, गांव को जाए हम, क्योंकि प्रत्याशी को देखना चाहते हैं। ये झारखंड की लड़ाई है, कभी आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये लड़ाई परिवार की लड़ाई भी बन गई है। एक यहाँ यही अकेला नहीं, पूरा राजनीति ये में क्षेत्र में देखते हैं तो ये जो परिवार में जो होता है ये तो पूरा दूसरे राज्य में भी ये सब चलता है, हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई है जो हम मतलब रक्षा करने की बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी ये को लेकर के चलते हैं, लेकिन जो आज का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो पूरे तरह से बदल चुका है। अब उनको कोई मतलब ही नहीं है, ना यहाँ का जमीन से मतलब है, ना जंगल से मतलब है, किसी से मतलब नहीं, जनता से भी मतलब नहीं रखे। ताड़ा से अगर चुनकर विधानसभा पहुंचने का मौका मिलेगा तो सीता सोरेन वो कौन सा काम करेंगी जिससे जनता के दिलों पर राज कर सकेंगी? हमारे समुदाय का जो ये जो संस्कृति है, जो धर्म है, ये पूरे तरह से आज का डेट में खत्म करने का साजिश चल रहा है। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे और हमारे समाज के अंदर घुस चुके, हमारे यहाँ के बेटियों से शादी कर रहे हैं और सिर्फ तो जमीन का धंधा करने के लिए। हेमंत जी की कंस्टिट्यूएंसी में मैं गया था बरहेट में, वहाँ पर भी एक जमाई टोला है और सड़क के किनारे वो लोग खेतों में घर बना कर, वहाँ के आदिवासियों ने कहा कि खेतों में घर बना कर वो रह रहे हैं, आदिवासियों से शादी कर रहे हैं और उनके आधार कार्ड और तमाम चीजें जो हैं वो आराम से बन जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सरकार इनकी है
और इनको सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। 35 साल इन लोगों ने शासन किए, लेकिन 35 साल में यहाँ का विकास कहीं नहीं दिखने को मिल रहा है। सोचे हैं कि जब विधायक बन जाने के बाद 5 ही साल में वो 35 साल को जो पीछा हुआ था, तो उसको हम एक ये पर धरातल पर लेकर के आएंगे। बहुत शुक्रिया। 35 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में कर दिखाएंगी सीता सोरेन। अगर उन्हें जामताड़ा से चुनकर विधानसभा पहुंचने का मौका मिलता है तो वे झारखंड में आदिवासी अस्मिता की लड़ाई भी लड़ेंगी, क्योंकि उनके समाज के जो लोग हैं वो बिल्कुल हाशिए पर पड़े हुए हैं। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ जामताड़ा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई है। ऐसी सूरत हाल में ग्रैब का चौथा मरहला आज से नाफिज किया जा रहा है और इसका इत्तलाक सुबह 8 बजे से हुआ। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी को देखते हुए CAQM ने यह फैसला लिया है। ऐसे में भारी गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी है, ताहम जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को दाखिले की इजाजत होगी। दूसरी जानिब सरकारी और निजी दफातर में 50% मुलाजमीन को घर से काम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। दिल्ली NCR में ग्रेड 4 के निफाज के बाद जरूरी खदमात और CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों के अलावा दीगर तमाम ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी होगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल 4 या इससे कम डीजल की गुंजाइश पर चलने वाले MGV गाड़ियों और भारी सामान की गाड़ियों के चलाने पर सख्त पाबंदी होगी और इसके साथ ही 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर दिल्ली में बाकी तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सरकारी और निजी दफातर 50% मुलाजमीन के साथ काम कर सकते हैं। दफातर अपने मुलाजमीन के लिए घर से काम करने का फैसला कर सकते हैं। हुकूमत कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे बंद कर सकती है और इसके अलावा गैर हंगामी कारोबारी सरगर्मियां बंद की जा सकती हैं। आलूदगी के पेश नजर रियासती हुकूमतें सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों को इवन ऑड की बुनियाद पर चलाने का फैसला कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आज एक अर्जी पर समाअत करेगी जिसमें दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाने के इक़दामात का मुतालबा किया गया है। ये मामला दिल्ली NCR में आलूदगी के इंतजाम से मुताल्लिक है जिसे MC मेहता ने दायर किया है और इसमें NCR रियासतों में गाड़ियों की आलूदगी, ठोस कचरे का इंतजाम और पराली जलाने जैसे मसाइल को रखा गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। जंग के आगाज के बाद यह पहला मौका है कि जब बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से फराहम करदा मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। जराये ने दावा किया है कि बाइडेन का यह फैसला अमेरिका की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली है। इलेक्शन जीतने के बाद नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इरादा किया है कि वो जल्द अज जल्द जंग के खात्मे के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करेंगे और इसमें अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद को महदूद करने का ऑप्शन भी शामिल है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के तमाम तर अखबारात ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाइजीरिया दौरे को खबर बनाया है और वहां के आला तरीन कौमी एजाज उनको दिए जाने की खबर को ही सुर्खी बनाया है। आगे की खबर जान लेते हैं, जहां दिल्ली में आलूदगी खतरनाक सतह पर पहुंच गई है और ऐसे में अब ग्रेड 4 पाबंदियां आज से नाफिज हो जाएंगी। इस खबर को भी अखबारात ने शाया किया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान ने रकम की तारीख हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। हिंदुस्तान ने दिफाई शोबे में एक बार फिर से तारीख रकम की है और पहली बार लंबी दूरी के हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक अफसोसनाक खबर में साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट और साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेस सेक्रेटरी SM खान का इंतकाल हो गया है। इसी खबर को तमाम अखबारात ने सुर्खी बनाया है। वो 67 साल के थे और SM खान ने आपको बता दें कि जो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसर भी थे। अपने शानदार करियर में के दौरान वो कई
अहम ओहदों पर भी खिदमात अंजाम दे चुके थे। वो दूरदर्शन न्यूज के डायरेक्टर जनरल रहे, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर फॉर इंडिया में रहे और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तर्जुमान भी रह चुके थे। और 2013 में उन्होंने डीडी न्यूज उर्दू डेस्क के क़याम में कलीदी रोल अदा किया था और 24 घंटे में 10 उर्दू बुलेटिन शुरू करने का जो फैसला हुआ था वो उन्हीं की सदारत में हुआ था। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब कुछ खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां बिहार के राजगीर में खेले जा रहे विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल मैचों का फैसला हो गया है। कल भारत का मुकाबला जापान से होगा, जबकि चीन का मुकाबला मलेशिया से होगा। ये दोनों ही मैचेस कल यानी कि मंगल को खेले जाएंगे। फाइनल मैच बुध को खेला जाएगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।